लीजिए सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी काशीनाथ, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात के 4 ही बजे से उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके ऊंची चोटी बांधकर काशीनाथ जब पंडित धनंजय भट्टाचार्य की पाठशाला के बरंडे में बैठकर गुनगुनाता हुआ दर्शन शास्त्र के सूत्र और भाष्य रटने लगता, तब उसे बाहरी दुनिया का बिल्कुल ही होश न रहता। प्रशस्त ललाट और दीर्घाकृति काशीनाथ बंद्योपाध्याय दर्शन शास्त्र के गहन वन में प्रवेश करने के बाद बिल्कुल दिग्भ्रांत हो जाता। इस दशा में देखकर लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कहा करते। कोई कहता वो अपने पिता के समान विद्वान होगा, कोई कहता पढ़ते पढ़ते कहीं बाप की तरह पागल न हो जाए। पागल होने की आशंका करने वालों में उसके मामा भी एक थे। बीच में कभी कभी वे कहा करते, बेटा तुम गरीब के लड़के हो, इतना पढ़ लिख कर क्या करोगे? जितना पढ़ चुके हो उतने से ही तुम्हें किसी तरह मुट्ठी भर अरवा चावल, एक अंगोछा और थाली लोटा आसानी से मिल सकता है। इतना पढ़कर के अंत में तुम भी स्वर्गीय बंद्योपाध्याय की तरह घर के कोने में बैठकर सिर हिलाया करोगे। अभी जो थोड़ी बहुत आशा है फिर वो भी जाती रहेगी। मामा का ये उपदेश उसके एक कान से प्रवेश करता और दूसरे से तुरंत बाहर निकल जाता। पागल हो जाने की आशंका से मामा उसे डांटा करते। घर का कुछ काम धंधा न करने के कारण मामी फटकारा करती और व्याकरण साहित्य में व्युत्पन्न हुआ जानकर उम्र में बड़े मातुल पुत्र उसकी खिल्ली उड़ाया करते। परंतु काशीनाथ या तो इन बातों को धीरज के साथ सह लेता या फिर इन सब बातों के गुरुत्व का अनुभव ही नहीं कर सकता। कुछ भी हो, नतीजा एक ही हुआ। वो जो नित्य करता था वही करता रहा। शाम को कभी तो मैदान में अपनी मौज से घूमा करता, कभी नदी किनारे एक पुराने पीपल के नीचे बैठकर अस्तगामी सूर्य की रक्तिम आभा देखा करता कि कैसे वो क्रम क्रम से आकाश में विलीन होती है। कभी गांव के जमींदार के घर शिव मंदिर में जाकर शिव की आरती अर्धनिमीलित नेत्रों से अनुभव किया करता और कभी ये कुछ न कर मामा के चंडी मंडप में चला जाता और एक अंधेरे कोने में कंबल का आसन बिछाकर चुपचाप बैठा रहता। मानो दुनिया में उसे कोई काम नहीं, उद्देश्य नहीं, कामना नहीं। 12 वर्ष की उम्र में उसके पिता का देहांत हुआ था। ये 6 वर्ष उसने अपने मामा के यहाँ इसी तरह काटे हैं। वो अभी क्या करता है, बाद में क्या करेगा, पहले क्या किया है, अब क्या करना जरूरी है और क्या करना चाहिए, ये सब बातें उसके मन में कभी उठती ही नहीं। मानो हमेशा उसे इसी तरह दिन बिताने हैं। हमेशा वो इसी तरह मामा के घर दोनों वक्त रूखी सूखी रोटी और डांट फटकार खाता रहेगा और उसे न कहीं जाना है और न कुछ करना ही है। उसका वो नीरव निस्तब्ध अंधकार कोना मानो हमेशा उसी के अधिकार में रहेगा। ना कभी कोई कहीं से उस पर दखल जमाने आएगा और न कोई हटकर दूसरी जगह बैठने को कहेगा। मोहल्ले का कोई आदमी मेहरबानी करके कभी उसे बुलाकर कहता, काशीनाथ, इस तरह कभी किसी की गुजर नहीं हुई और न तुम्हारी होगी। जो भी हो सके कुछ न कुछ करो। काशीनाथ कुछ जवाब नहीं देता, सिर्फ मन ही मन सोचता कि क्या कर रहा हूं और क्या मुझे करना चाहिए। इसी तरह काशीनाथ के दिन बीत रहे थे। गांव के जमींदार का नाम था प्रियनाथ मुखोपाध्याय। प्रियनाथ बाबू महाकुलीन और अतिशय धनवान हैं। जब देखा कि कुल मर्यादा की रक्षा के लिए इतने बड़े आदमी होने पर भी कोई सर्वरूप गुण संपन्न पात्र इतनी ढूंढ खोज के बाद भी नहीं मिला, तो उन्हें कुलीनता की प्रथा से बड़ी चिढ़ हो गई। स्त्री से जब कभी इसका जिक्र करते तो वे कहती, मेरे एक ही तो लड़की है, मुझे कुलीनता को लेकर क्या करना है। उनके गुरुदेव उसी गांव में रहते थे। उनसे पूछा तो वे बोले, हरि हरि, ऐसा भी कहीं हो सकता है। तुम्हें धन की तो कोई कमी नहीं, किसी गरीब कुलीन संतान को कन्यादान करके जमाई और लड़की को अपने ही घर रखो। ये देखने में भी अच्छा लगेगा और सुनने में भी। इतना बड़ा वंश, इतना ऊंचा कुल, इसकी मर्यादा घटना कहीं ठीक हो सकता है। प्रियनाथ बाबू ने घर आकर ये बात कही। स्त्री ने बड़ी खुशी से अपनी सम्मति जाहिर की। हाँ, यही करो, जितने दिन जीऊं कमला मेरे पास ही रहे। ऐसा ही हुआ। गरीब कुलीन लड़के से विवाह करके लड़की और दामाद को अपने ही घर रखने का विचार पक्का करके एक दिन प्रियनाथ बाबू पंडित मधुसूदन मुखोपाध्याय के घर पहुंचे। पंडित जी उस समय यजमान के घर नित्य पूजा करने जा रहे थे।
अकस्मात इतने बड़े जमींदार के पधारने से वे बड़े संकोच में पड़ गए। बेचारे कहाँ बिठावें, क्या खातिर करें, कुछ समझ न सके। प्रियनाथ बाबू समझ गए कि मधुसूदन कुछ संकट में पड़ गए हैं। हंसकर बोले, आपसे कुछ काम है, चलिए जरा भीतर चलकर बैठें। जी हाँ चलिए, पर कुछ नहीं, चलिए बैठकर सब बातें कहता हूं। दोनों जने चंडी मंडप में जाकर बैठे। प्रियनाथ बाबू ने कहा, आपका भांजा कहाँ है? और कहाँ होगा, भट्टाचार्य की पाठशाला में पढ़ता है। जरा बुलाइए तो उसे। बुलाता हूं, कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, एक जरूरी काम है। मधुसूदन किसी तरह न समझ सके कि उस अकर्मण्य लड़के से इतने बड़े जमींदार का क्या जरूरी काम हो सकता है, बल्कि वे कुछ डरकर बोले, कोई कसूर हुआ है क्या उससे? कसूर क्या होगा तो? प्रिय बाबू हंस पड़े, बोले, मैंने उसे अपना जमाई बनाना तय किया है और उस नाते से आप मेरे समधी हुए। ये कहकर वे कहकाहा मारकर हंसने लगे। जिस बात को सोचकर उन्हें हंसी आई थी, मधुसूदन अगर उसे जान जाते तो शायद वे फिर कुछ बोलते ही नहीं। वे मारे आश्चर्य के आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी तरफ देखने लगे और कुछ देर बाद बोले, किसे? काशीनाथ को? हाँ, क्यों? इतने बड़े कुलीन घर का लड़का ढूंढने पर भी मुझे नहीं मिला। आपको इसमें कोई आपत्ति है क्या? आपत्ति? ये तो मेरे परम सौभाग्य की बात है, पर वो तो पागल है। पागल है? कैसे? मैंने तो कभी सुना नहीं। उसके पिता पागल थे। काशीनाथ के पिता को प्रिय बाबू खूब अच्छी तरह जानते थे और ये भी जानते थे कि उन्हें बहुत से लोग पागल कहा करते थे। प्रिय बाबू ने कुछ देर जरा विचार कर कहा, लड़के का नाम क्या है? काशीनाथ बंद्योपाध्याय। उसे बुला दीजिए, मैं जरा देखना चाहता हूं। मधुसूदन ने उसे बुलाने के लिए भेज दिया। जो बुलाने गया वो उन्हीं का छोटा लड़का था। उसने जाकर पुकारा, काशी भैया। अब की बार उसने आंख उठाकर देखा और कहा, क्या है? पिताजी तुमको बुला रहे हैं। क्यों? सो नहीं मालूम, गांव के जमींदार बाबू आए हैं, उन्होंने तुमको बुलवाया है। काशीनाथ धीरे से पोथी बंद करके उठकर चला आया। जब वो उनके सामने जाकर बैठ गया तो प्रिय बाबू ने उसे नीचे से ऊपर तक अच्छी तरह देखकर कहा, काशीनाथ कहाँ थे तुम? भट्टाचार्य की पाठशाला में पढ़ रहा था। व्याकरण पढ़ा है तुमने? काशीनाथ ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, हां पढ़ा है। साहित्य पढ़ा है? मामूली सा पढ़ा है। अब क्या पढ़ रहे हो? सांख्य दर्शन। प्रिय बाबू ने कहा, अच्छा जाओ पढ़ो जाकर। काशीनाथ चला गया। उसे क्यों बुलाया गया और क्यों जाने को कह दिया, उसकी समझ में कुछ न आया। पाठशाला पहुंचकर वो फिर पोथी खोलकर बैठ गया। उसके चले जाने पर प्रिय बाबू ने कहा, हाँ आप वो पागल की बात क्या कह रहे थे? मधुसूदन जी ने कहा, नहीं ठीक पागल तो नहीं है, पर ऐसा ही कुछ अजीब तरह का है, इसी से कोई कोई उसे पागल कहते हैं। सो कैसे? हमेशा पोथी लिए बैठा रहता है या फिर अपने ही मन से इधर उधर घूमा फिरा करता है, किसी भी बात में या किसी भी काम में नहीं रहता, ऐसा ही कुछ अजीब सा है। और कुछ करता है? यही कभी अंधेरे घर के कोने में घंटों अकेला चुपचाप बैठा रहता है। प्रिय बाबू ने हंसते हुए कहा, और कुछ? इस हंसी का अर्थ मानो मधुसूदन कुछ कुछ समझे। जरा इधर उधर होने पर बोले, नहीं और कोई बात नहीं। तो घर में भीतर जाकर जरा पूछ आइए, उन लोगों की अगर राय हो तो इसी महीने में ब्याह कर दिया जाए। भीतर जाकर पंडित जी ने अपनी स्त्री से सब हाल कहा। सुनकर वो तो मानो आकाश से गिर पड़ी। आश्चर्य की मात्रा जरा कुछ कम होने पर बोली, काशी के साथ प्रिय बाबू की लड़की का ब्याह? तुम पागल तो नहीं हो गए? इसमें पागल होने की कौन सी बात है? तो और क्या, काशीनाथ कितने बड़े कुलीन घर का लड़का है, जरा सोचो तो। पंडितानी जी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अपने हरि के साथ नहीं हो सकता। इस बात को दोनों ही जानते थे कि नहीं हो सकता। पंडित जी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, तुम्हारी क्या राय है? पंडितानी जी ने विषाद भरे स्वर से कहा, राय क्या होगी, ब्याह कर दो। पंडित जी ने बाहर आकर सूखी हंसी हंसते हुए कहा, ब्राह्मणी के आनंद का क्या ठिकाना, फूली नहीं समाती, वही काशी की मां के स्थान पर है।
काशी 2 वर्ष का भी नहीं हुआ था कि मेरी बहन का स्वर्गवास हो गया। तब से एक तरह से उसी ने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। उसके बाद जब से बहनोई साहब का देहांत हुआ तब से वो यहीं रह रहा है। प्रिय बाबू ने कहा, मुझे सब मालूम है, तो फिर आज ही सब स्थिर कर डालिए। क्या स्थिर करना है? जब आपको सुविधा हो उसी दिन मैं आशीर्वाद दे आऊंगा। सो बात नहीं है, मैं कुलीनता की मर्यादा की बात पूछ रहा हूं। उस विषय में मैं और क्या स्थिर करूंगा? आप जो अनुमति देंगे वही होगा। फिर भी आपके भावी जमाई की मामी से, वही उसकी एक तरह से मां भी है, जरा बात कर लेना ठीक होगा। हाँ हाँ जरूर, यही तो मैं कह रहा था। इसके बाद लड़के की मामी की राय लेकर प्रिय बाबू की इच्छा से ही निर्णय हो गया कि जननी स्थानीय समधिन जी 1,000 रुपये नकद लिए बिना काशीनाथ को किसी भी तरह नहीं ब्याहने देंगी। अंत में ऐसा ही हुआ। प्रियनाथ बाबू ने इसमें कोई आपत्ति नहीं की। पहले चाहे कुछ भी होता हो, पर काशीनाथ ने जब देखा कि वो बाकायदा और स्थायी रूप से घर जमाई हो गया है, तब उसे मानसिक सुख नहीं रहा। अब वो जहां चाहे वहां जा नहीं सकता, जहां इच्छा हो वहां खड़ा नहीं रह सकता। सभी चीजों से मानो उसे अलग कर दिया गया है। वो जहां जाना चाहता है वहां के लिए या तो ससुर साहब की अनुमति नहीं मिलती, और किसी तरह मिल भी जाती है तो सास साहिबा झुंझलाकर कहने लगती हैं, क्या मेरा दामाद और क्या फलाने के घर जाएगा? दामाद बेचारा यों ही मन मार कर रह जाता। क्यों हुआ ऐसा? क्यों उसे इस तरह रखा गया है? ऐसा करने में किसी का क्या उद्देश्य सिद्ध होगा? उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। कभी कभी वो भी अपने मन को समझा लेता। मैं क्या कोई मामूली आदमी हूं जो जहां तहां मारा मारा फिरूं? मगर भीतर से उसका हृदय रोकर कहता, आराम नहीं, चैन नहीं, शांति नहीं। पहले वो कटीले जंगल में अपने इच्छानुसार घूमा फिरा करता था, अब सोने के पिंजरे में बंद है। इस बात को वो समझने लगा है। पहले वो असीम और विशाल समुद्र में तैरता फिरता था, अब उसे चारों ओर से बंधी हुई पुष्करणी में छोड़ दिया गया है। समुद्र में वो बहुत सुख से बहता फिरता था, सो बात नहीं। वहां उसे तूफान और तरंगों से खूब जूझना पड़ता था, परंतु ये निर्मल सरोवर तो उससे भी बढ़कर कष्टकर मालूम होता है। कभी कभी वो ऐसा महसूस करने लगता जैसे अचानक उसे किसी ने गर्म पानी के कड़ाहे में छोड़ दिया हो, मानो सबने मिलकर सलाह करके उसकी देह को खरीद लिया हो, मानो अब वो उसकी अपनी नहीं रही। सिर पर वो चोटी नहीं, कंठ में वो तुलसी की माला नहीं, नंगे पैर नहीं, उघाड़ा बदन नहीं, धनंजय भट्टाचार्य की वो पाठशाला नहीं, नदी किनारे का वो पीपल का पेड़ नहीं, चंडी मंडप का वो कोना नहीं, कुछ भी तो नहीं। मानो उसने नया जन्म लेकर पहले जन्म की सब चीजें झाड़ झूड़ कर फेंक दी हैं, अथवा उसकी देह और मन दोनों आपस में लड़ झगड़ कर अलग हो गए हैं। शाम होते ही उसका मन जब नदी किनारे के उस पीपल के नीचे या खेतों के आसपास किसानों में भटकता रहता, तब देह उसकी बहुमूल्य पोशाक पहने बग्घी पर हवा खाया करती। मन जब अंगोछा पहनकर नदी में कूद कर तैरता होता, तब देह उसकी चौकी पर बैठी नौकरों द्वारा साबुन तेल से धुलती पुछती रहती। इस तरह एक ही काशीनाथ हमेशा 2 जगह 2 काम करता रहता। फिर भी कोई काम उसका सर्वांग सुंदर न होता, पूरा भी न होता। कितने ही दिन इसी तरह बीत गए। एक एक करके ससुराल में 12 महीने गुजर गए। पहले के कुछ महीने बुरे नहीं बीते। हाल फूल और नएपन के मोह में उसे अपनी अवस्था के दोष गुण देखने की फुर्सत ही नहीं मिली, परंतु जब मिली तब दिनों दिन सूखने लगा। और किसी ने इस बात को समझा हो चाहे नहीं, पर कमला समझ गई। उसकी आंखों ने पति की अवस्था ताड़ ली। एक दिन उसने कहा, तुम दिन पर दिन सूखते क्यों जाते हो? कौन कहता है? मेरी आंखें कह रही हैं। गलत कह रही हैं। कमला ने पीछा नहीं छोड़ा, बोली, क्या बात है, मुझसे नहीं कहोगे? कुछ भी तो नहीं हुआ है, क्या बताऊं? हुआ है। नहीं तो? जरूर हुआ है, मेरा मन सब जानता है। काशीनाथ ने मुंह फेर कर कहा, तुम बहुत परेशान किया करती हो, मैं यहां से जाता हूं। काशीनाथ जाने लगा तो कमला ने हाथ पकड़ लिया, व्याकुल होकर कहा, जाओ मत, मैं अब से कोई बात न पूछा करूंगी। काशीनाथ एक बार बैठ गया, पर दूसरे ही क्षण चट से उठकर चल दिया। कमला ने फिर उसे बैठने के लिए नहीं कहा।
पति के इस तरह चले जाने पर वो तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगी। बाहर जाकर काशीनाथ ने जब देखा कि उस पर किसी की आंख नहीं है तो धीरे धीरे फाटक पार होकर वो सड़क पर चल दिया। बहुत दूर निकल जाने पर उसने देखा कि पीछे पीछे एक दरबान भी चला आ रहा है। काशीनाथ झुंझला उठा। उसने पीछे को मुड़कर कहा, तू कहाँ जा रहा है? उसने सलाम करके कहा, हुजूर के साथ। मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं, लौट जा। शाम के वक्त अकेले ही घूमेंगे हुजूर। कुछ जवाब न देकर काशीनाथ फिर चलने लगा। दरबान बेचारा क्या करे, कुछ समझ न सका। अंत में कुछ देर खड़े रहकर उसने अपनी बुद्धि खर्च की और तय किया कि चलना ही चाहिए। काशीनाथ ने उधर कुछ ध्यान नहीं दिया। इच्छानुसार चलता चलता वो मामा के घर जा पहुंचा। भीतर जाकर सूने मन से घर के बरंडे में जाकर बैठ गया। बहुत देर तक बैठे रहने के बाद जब हरि बाबू बाहर घूमने निकले तो उन्होंने उसे देख लिया, मगर कुछ कुछ अंधेरा हो चुका था इसलिए वे पहचान न सके। पास जाकर पूछा, कौन है? काशीनाथ ने कहा, मैं हूं। हरि बाबू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, ऐं कुंवर साहब यहां कैसे? काशीनाथ मौन रहा। तब हरि बाबू ने शोर मचाते हुए कहा, मां देखो, यहां देखो, जमींदार साहब के कुंवर जी आए हैं। बैठने के लिए आसन तक किसी ने नहीं दिया। हरि की मां दौड़ी आई, बोली, धन्य भाग, दुखिया मामी की सुधाई बेटा। काशीनाथ अब भी चुप रहा। मामी ने अपनी लड़की बिंदुवासिनी को बुलाकर कहा, बिंदु जल्दी आ, देख तेरे काशी भैया आए हैं, बैठने के लिए कुछ ले आ, तब तक मैं संध्या पूजन कर लूं। बिंदुवासिनी मधुसूदन भट्टाचार्य की छोटी लड़की है। गृहस्थ घर की बहू होने के कारण मायके बहुत नहीं आ पाती। आज महीना भर हुआ है उसे आए, पर अब तक काशी भैया को उसने नहीं देखा। काशी भैया को वो बहुत प्यार करती है, इसी से भैया का नाम सुनते ही वो दौड़ी आई। आकर देखा तो कहीं कोई नहीं है, सिर्फ एक बाबू अंधेरे बरंडे में बैठे हैं। ऐसे काशी भैया को तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। काशी भैया बड़े आदमी के जमाई हो गए हैं और बाबू बन गए हैं, ये देखकर उसे हंसी आई। पर पास जाकर अंधेरे में जो उसने भैया का म्लान और सूखा मुंह देखा तो उसकी हंसी गायब हो गई। काशीनाथ का मुख म्लान होते हुए पहले कभी किसी ने नहीं देखा, खासकर बिंदु ने। घर भर में सिर्फ वही एक अपने काशी भैया को कुछ कुछ पहचान सकी थी। उसने पास आकर पीठ पर हाथ फेरते हुए बड़े स्नेह से कहा, काशी भैया यहां अकेले क्यों बैठे हो? चलो भीतर चल के बैठो, उठो। काशीनाथ चुपचाप उठकर घर के भीतर जाकर खाट पर बैठ गया। बिंदु ने कहा, भैया यहां आए मुझे कितने दिन हो गए, तुम एक दिन देखने तक भी नहीं आए। आ नहीं सका बहन। क्यों, आ क्यों नहीं सके? काशीनाथ ने जरा इधर उधर करके कहा, आने नहीं देते। आने नहीं देते क्यों? काशीनाथ ने अनमने भाव से कहा, यों ही, ऐसे ही। बिंदु ने दुखित होकर पूछा, तुम जहां जाना चाहते हो वहां जाने नहीं देते? नहीं, नहीं जाने देते। मैं कहीं जाता हूं तो उससे ससुर का अपमान होता है। बिंदु समझ गई कि इन बातों से भैया को कष्ट हो रहा है, इसलिए उसने बात का सिलसिला बदलकर कहा, भैया तुमने अपनी बहू नहीं दिखाई। काशीनाथ मौन रहा। बिंदु ने फिर कहा, कैसी बहू मिली है? अच्छी, तो किसी दिन जाकर मैं देखा हूं। काशीनाथ ने मुंह उठाकर बिंदु के मुख की ओर देखा और कुछ हंसकर कहा, देखा ना। इतने में बाहर से गाड़ी की आहट सुनाई दी। बिंदु ने कहा, मालूम पड़ता है तुम्हारी गाड़ी आ गई। हाँ मालूम तो पड़ता है। जाते वक्त उसने पूछा, कब आओगी? कहाँ? बहू देखने। बिंदु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जब फुर्सत हो उस दिन आकर ले जाना। कल आऊं? जरूर आना। दूसरे दिन काशीनाथ गाड़ी लेकर खुद आया। बिंदु के जाते समय कहीं से हरि बाबू आ पहुंचे। वे आते हुए दरवाजे पर गाड़ी खड़ी देख गए थे और काशीनाथ के आने का भी अनुमान कर चुके थे। भीतर आते ही उन्होंने मां से पूछा, बिंदु कहाँ जाती है? मां ने कहा, जरा बहू को देखने जा रही है। किस बहू को? जमींदार की लड़की को। मां ने कुछ जवाब नहीं दिया। हरि बाबू ने बहुत गंभीर मुद्रा बनाकर कहा, बिंदु अगर वहां गई तो मैं जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखूंगा। मां ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों? भाई की बहू देखने जाएगी, इसमें कौन सी बुराई हो गई? बुराई भलाई समझाने की अभी मुझे फुर्सत नहीं,
बिंदु अगर मेरी बात न माने तो वो इस घर में भी फिर न आवे, बस। हरि भैया कैसे स्वभाव के आदमी हैं, ये बिंदु से छिपा न था। उसने चुपके से सब कपड़े लत्ते उतार कर रख दिए। काशीनाथ खड़े खड़े सब देखता रहा और फिर अपना सा मुंह लिए गाड़ी में आकर बैठ गया। शाम को कमला ने आकर पूछा, क्यों ननद जी नहीं आई? काशीनाथ ने दीन स्वर में कहा, भेजा नहीं उन लोगों ने। क्यों? मालूम नहीं, शायद यहां भेजने में उन्हें शर्म मालूम होती है। ये बात कमला के हृदय में जाकर छिद गई। कमला जमींदार प्रिय बाबू की इकलौती संतान है। उन्होंने पहले 2 ब्याह और भी किए थे, पर उनसे कोई संतान नहीं हुई। दोनों स्त्रियों के मर जाने पर मानसिक दुख से वृद्धावस्था में इन्होंने ये तीसरा ब्याह किया था, जिसका फल हुआ ये एकमात्र कन्या रत्न। निसंतान के संतान होने पर पुत्र कन्या में कोई भेद नहीं रहता। इसी से कमला घर में मालिक की भी मालिक और मालकिन की भी मालकिन बनकर रही। घर भर में किसी में इतनी हिम्मत न थी कि उसकी बात काटे या उसकी मर्जी के खिलाफ काम करे। कमला धनवती है, विद्यावती है, रूपवती है, गुणवती है। सब विषयों में उसका एकाधिपत्य है। फिर भी एक आदमी को वो किसी भी तरह बस में न कर सकी, और जिसे बस न कर सकी वो है उसका पति। कमला ने बहुत उपाय कर देखे, गुस्सा होकर देखा, दुखित होकर देखा, मान अभिमान करके देखा, सेवा करके देखा, मगर किसी भी तरह वो पति के मन पर कब्जा न कर सकी। कब्जा करना तो दूर रहा, शायद उसके पास तक भी नहीं पहुंच पाई। एक गरीब आदमी कितना ऊंचा मन लेकर उसका पति बनकर आया है, इस बात को वो किसी भी तरह निर्णय नहीं कर पाई। रोज दोनों वक्त कमला प्रार्थना करती, भगवान उनका मन मुझे दे दो। कभी कभी उसे मन ही मन लगता कि शायद उनके मन है ही नहीं, इससे उसे वो नहीं पा सकती। कमला के लिए उसका पति एक जटिल रहस्य के रूप में उपस्थित था। ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे त्यों त्यों उसके खोलने का मार्ग पाना तो दूर रहा, जटिलता और बढ़ती गई। कभी कभी मन में आता, पति का इतना ज्यादा प्रेम शायद और किसी भी स्त्री को नहीं मिला होगा। परंतु कभी कभी सोचती, इतनी भीषण उपेक्षा भी शायद कभी किसी स्त्री के भाग्य में न बधी होगी। फिर भी कमला के दिन कटने लगे। सिर्फ कटते नहीं थे तो काशीनाथ के। उसका ना तो पोथियों में ही मन लगता, न चुपचाप बैठने में उसे आनंद आता, और न बातचीत हंसी मजाक में कुछ रस मिलता। उसका खूब हष्टपुष्ट शरीर कृश होने लगा, गोरा वर्ण काला होने लगा। पति की दिन पर दिन ऐसी क्षीण हालत होती देखकर कमला ने सिर पर हाथ दे मारा। पहले उसने प्रतिज्ञा की थी कि इस बारे में वो कुछ न पूछेगी, परंतु उस प्रतिज्ञा की रक्षा नहीं की जा सकी। एक दिन पति के आने पर वो उसके पैरों पर सिर रखकर रोने लगी। काशीनाथ ने घबराकर उसे उठाने की चेष्टा की, पर वो उसे उठा नहीं सका। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कमला ने कुछ जवाब नहीं दिया। बहुत देर तक रोते रहने के बाद वो फिर पैरों पर सिर रखकर बोली, तुम मुझे बिल्कुल ही मार डालो, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके मत जलाओ। काशीनाथ बहुत ही विस्मित हुआ, बोला, क्या बात है, बताओ भी तो, क्या किया है मैंने? सो क्या तुम नहीं जानते? क्या, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। और जो जी में आए सो करो, पर मेरे खड़े रहने के लिए जरा सी जगह तो रखो, और मैं कुछ नहीं चाहती। अब की बार काशीनाथ ने कमला को उठाया और पास बिठाकर बड़े प्रेम से पूछा, क्या हुआ है, मुझे साफ साफ समझाओ। तुम दिन पर दिन ऐसे क्यों होते जाते हो? मेरा शरीर क्या बहुत दुर्बल हो गया है? कमला आंखों पर आंचल रखे रो रही थी। उसी अवस्था में सिर हिलाकर बोली, हाँ, हो गया है। ये मैं भी समझता हूं, पर क्या करूं, तुम ही बताओ। कमला ने मुंह उठाकर कहा, दवा खाओ। काशीनाथ ने हंसते हुए कहा, दवा से आराम न होगा। तो काहे से होगा? ये नहीं जानता। दवा से आराम न होगा और किससे होगा सो जानते नहीं, तो क्या मेरी तकदीर बिल्कुल जला ही डालोगे? काशीनाथ था संस्कृत पाठशाला में पढ़ा हुआ सीधा साधा आदमी, प्रीत प्रेम की रीत नीत से बिल्कुल नावाकिफ। प्रणय संभाषण करना भी उसे ना आता था, परंतु फिर भी वो इस समय स्वाभाविक स्नेह से ओतप्रोत होकर कमला का हाथ पकड़कर उसकी आंखें पोंछता हुआ बोला, यहां मुझे सुख नहीं मिलता, इसी से शायद ऐसा होता जाता हूं। तो फिर यहां रहते क्यों हो? ना रहूं तो कहाँ जाऊं? यहां के सिवा और क्या कहीं जगह नहीं
जहां आनंद मिले वहां जाकर रहो। सो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहां ना रहूं तो ससुर जी को अच्छा लगेगा, और इस तरह सूख सूख कर काटा हो जाना उन्हें अच्छा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा, पर उपाय क्या है? तुम्हारे पिता ने गरीब देखकर। कमला ने मुंह पर हाथ रखकर आगे कहने से रोक दिया। कहा, राम राम, ऐसी बातें न करो। मुझसे सब बातें खोल कर कहो, मैं कुछ न कुछ तरकीब निकाल लूंगी। काशीनाथ ने सोचकर कहा, सब बातें तुमसे खोलकर कहीं नहीं जा सकती। फिर कुछ देर मौन रहकर कहा, ये सब देख सुनकर विचार उठता है कि हमारा तुम्हारा ब्याह न होता तो अच्छा था। क्यों? तुम ही बताओ। मुझे पाकर क्या तुम एक दिन के लिए भी सुखी हुई हो? मैं प्रीत की रीत नहीं जानता, आदर प्यार नहीं जानता, दरअसल देखा जाए तो कुछ भी नहीं जानता। और इस उम्र में तुम्हारी न जाने कितनी साध हैं, कितनी कामनाएं हैं। क्या उनमें से एक की भी मुझसे पूर्ति हुई है? मानो मैं तुम्हारा पति नहीं, सिर्फ पति की छाया हूं। कमला की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो सब बातें अच्छी तरह समझ भी न पाई। एक बात उसके हृदय में भीतर से अब तक बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रही थी, मानो वो बलपूर्वक किसी वायुहीन घर में बंद करके रख छोड़ी गई हो। बहुत जोर लगाने पर अब की बार वो बाहर निकल पड़ी। कांपते हुए स्वर में कमला ने कहा, मुझे क्या तुम देख नहीं सकते? ये बात फिर कभी बताऊंगा। नहीं बताओ। मुझसे ब्याह करके क्या तुम सुखी नहीं हुए? क्या मालूम, शायद नहीं हुआ। और किसी से ब्याह करके सुखी होते? ये भी ठीक नहीं कह सकता। सुनकर कमला के सारे अंग जलने से लगे। इतने में बाहर से नौकरानी ने आकर कहा, जी, माँ जी को बड़े जोर का बुखार आया है, वे तुम्हें बुला रही हैं। कमला आंखें पोंछती हुई बाहर चली गई। कमला की मां का बुखार अच्छा नहीं हुआ। 15 दिन की तकलीफ पाकर और अंत में सबको रुलाकर वे इस लोक से चल दीं। पत्नी शोक से प्रिय बाबू को गहरी चोट पहुंची। इस बुढ़ापे में उन्होंने भी समझ लिया कि अब मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं। अब कमला पर ही सारे घर का बोझ आ पड़ा। दुनिया में अपनी सुख चिंता के सिवा भी आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है। वृद्ध पिता क्रमशः अपटु होते जाते थे, इसलिए कमला हर वक्त उन्हीं के पास रहने लगी। और काशीनाथ, उसकी तो 3 लोक से मथुरा न्यारी थी। मौका पाकर वो पुस्तकों का गट्ठर लेकर और दरवाज़ा बंद करके अध्ययन करने बैठ गया। जब पुस्तकों से जी ऊब जाता तब बाहर की हवा खा आता। कभी कभी तो 2-2 दिन तक घर ही न आता। कहाँ खाता पीता, कहाँ सोता, किसी को कुछ पता ही नहीं पड़ता। ये सब देख सुनकर कमला एक तरह से बिल्कुल हताश हो गई। युवती होने पर भी वो अभी तक बालिका ही तो थी। पति प्रेम और स्वामी भक्ति को उसने अब भी पूरी तरह नहीं सीख पाया था। सीखती ही थी कि विघ्न पड़ गया, और सो भी पति के द्वारा ही। इसमें उसका क्या दोष? जो कुछ सीखा था धीरे धीरे उसे भूलने लगी। अब तक उसकी हृदय कसौटी पर जो थोड़ी बहुत सोने की लकीरें पड़ी थी, वे अभी तक चमकी तक न थीं। बाहर की सुंदरता अभी तक भीतर प्रतिबिंबित भी न हो पाई थी कि लापरवाही और असावधानी से क्रमशः क्षय होने लगी। अंत में वे कब बिल्कुल मिट गईं, कमला जान भी न सकी। कभी कभी वो देखती कि एक टूटी फूटी इमारत की 2-4 ईंटें, 2-4 लकड़ी के टुकड़े और पत्थर इधर उधर बिखरे पड़े हैं, मगर उन सबको इकट्ठा करके और जोड़कर फिर से अट्टालिका खड़ी करने की ना तो उसकी इच्छा ही होती थी और न उसमें इतना सामर्थ्य ही था। यहाँ किसी समय एक राजप्रासाद था, प्रमोद कानन भी था। स्वप्न के नशे में वो आया और उसके टूटने पर चला गया। अब उसे इतना भी अरमान नहीं कि वो उस स्वप्न को फिर से देखे। जो गया सो गया। वृद्ध पिता की सेवा और नौकर नौकरानियों की देखभाल करते हुए उसके दिन एक तरह से कर्म सुख में बीत रहे थे। मगर एक को जिस काम में सुख मिलता है उसमें दूसरे को शायद नहीं मिलता। कमला जो सुख अनुभव करने लगी, बूढ़ी नौकरानी उससे भीतर ही भीतर क्लेश पाने लगी। आखिर बहुत कुछ देख सुनकर एक दिन उसने एकांत पाकर प्रिय बाबू से कहा, कुंवर जी न जाने कैसे होते जाते हैं, कभी घर पर रहते हैं, कभी चले जाते हैं, कब क्या किया करते हैं घर वालों को कुछ मालूम ही नहीं होता। बिटिया से भी शायद बातचीत नहीं होती। प्रिय बाबू अपने ही शरीर और तबीयत से परेशान रहते थे, इन सब बातों की ओर नहीं देख पाते थे।
बुढ़िया की बातों से उन्हें चेत हुआ। कमला के आने पर उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, बिटिया, जो मैं पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब दोगी? कमला पिता के चेहरे की तरफ देखकर बोली, किस बात का बाबूजी? देखो बिटिया, मुझसे शर्माने की कोई बात नहीं। आफत विपत में बाप से कोई बात छिपानी भी नहीं चाहिए। सब बातें साफ साफ कह दो, मैं खुद सब झगड़ा मिटाकर जाऊंगा। कमला मौन रही। प्रिय बाबू ने फिर कहा, तुम सुखी रहो, इसीलिए तो तुम्हें सुपात्र के हाथ में सौंपा है बेटी। तुम्हें छोड़ मेरा और कोई नहीं, किंतु तुम्हें दुखी देख मरने पर भी मैं सुखी नहीं हो सकता। वृद्ध पिता की आंखों से आंसू ढलकने लगे। कमला का भी यही हाल था। पिता ने बड़े स्नेह से कमला की आंखें पोंछते हुए कहा, सब बातें मुझे साफ साफ न बताएगी बिटिया? पर क्या कहे, कमला की समझ में कुछ न आया। बाबू कुछ देर चुप रहकर फिर बोले, कुछ झगड़ा हो गया है क्यों? कमला ने मन ही मन कहा, मेल ही कब था जो झगड़ा हो। सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, झगड़ा नहीं हुआ तो क्या तू उसे सुहाती नहीं? क्या बात है? कमला की एक बार तबीयत तो हुई कि कह दे, हाँ यही बात है, मगर ये उससे हो न सका। पति को वो सुहाती नहीं, ये कहने के लिए उसका हृदय तैयार नहीं हुआ। उस पर चोट सी लगी। वो चुप हो रही। प्रिय बाबू ने मिलान मुख से हंसते हुए कहा, तो क्या तुझे वो नहीं सुहाता? कमला सोचने लगी, शायद यही बात हो, मुझे ही शायद वे नहीं सुहाते। मगर ये कैसी बात, मुझे अपना पति नहीं सुहाता? कमला ने कांप कर अपने हृदय के भीतर तक देखने की कोशिश की। देखा, वहां का संगीत बंद हो गया है। सिर्फ बीच बीच में दो एक आदमी चीज बस्त समेट ले जाने के लिए आते दिखते हैं, और उन्हीं के हाथ के बाजे से असावधानी से कभी कभी कोई सुर निकल पड़ता है, और कभी कभी एक आध अभिनेता किनारे से झांक जाता है, बस। कमला ने रोकर आंखों को आंचल से ढक लिया। प्रिय बाबू बहुत ही कातर होकर बोले, रो मत बेटी। बाबूजी, हम लोग जैसे कोई किसी के नहीं है। प्रिय बाबू ने धीरे से लड़की को अपनी छाती के पास खींच लिया। धीरे धीरे वे बहुत ही कोमल स्वर में बोले, छी बेटी, ऐसी बात कहीं कही जाती है? तू जिसकी लड़की है वो मेरी सर्वस्व थी। अब भी वो रोज रात को मेरे पांवों के पास आकर बैठी रहती है। सिर्फ तुम लोगों के डर से दिन को नहीं आती। शाम हो रही है, अगर वो आकर तेरी ये बातें सुन लेगी तो जी में बड़ा दुख पाएगी। शाम हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा हो रहा था। कमला ने चौंक कर चारों तरफ एक नजर डालकर देखा कि वास्तव में कोई घर में आया है या नहीं। कहीं भी कोई न था। देखकर उसे तसल्ली हुई। जब वो बाहर आई तो उसके पैर कांप रहे थे। शरीर इतना दुर्बल मालूम होता था कि मानो आधा खून किसी ने निकाल लिया हो। अपना सब काम काज कर चुकने के बाद वो काशीनाथ के उस कमरे में जाकर बैठ गई जहां वो जमीन पर आसन बिछाकर दिया जलाकर पोथी खोले बैठा था। काशीनाथ ने आंख उठाकर देखा कि कमला है। आश्चर्य से बोला, तुम आई हो? हाँ, मैं आई हूं। बैठो, कहकर काशीनाथ फिर पढ़ने में तल्लीन हो गया। कमला बहुत देर तक पति का अध्ययन देखती रही। इसके बाद उसने अपने हाथ से पोथी बंद कर दी। काशीनाथ ने आश्चर्य से मुंह उठाकर कहा, बंद कर दी? कुछ बातचीत करो, रोज ही तो पढ़ते हो, एक दिन ना पढ़ोगे तो कोई हर्ज ना होगा। इसीलिए पोथी बंद कर दी है? सिर्फ इसीलिए नहीं, तुम नाराज होगे, कुछ कहोगे सुनोगे, इसलिए भी। काशीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नाराज होऊंगा कमला, तुमसे कभी आधी बात भी मैंने की है? तुम बोलती नहीं, पास आती नहीं, फिर पढ़ूं नहीं तो बताओ दिन कैसे काटूं? फिर जरा हंसकर कहा, बुखार आ रहा है, आज 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, पर तुमने तो एक बार भी खबर नहीं ली। कमला ने मुंह उठाकर देखा। पति का चेहरा बिल्कुल सूख सा गया है। माथे पर हाथ रखकर देखा, खूब गर्म है। तब वो रोकर पति की गोद में लौट गई। लज्जा के मारे उसे मर जाने की इच्छा हो आई। रोते रोते बोली, तुम मेरे दोष भूलकर मुझे एक बार फिर अपना लो और तुम्हारा सारा भार मुझे अपने ऊपर ले लेने दो। मैं तो दे सकता हूं, पर क्या तुम उसे संभाल सकोगी? क्यों नहीं संभाल सकूंगी? देखता हूं, मुझे अपना लो। बहुत दिन से अपना लिया है, पर तुमने मुझे समझा नहीं, और आगे भी शायद हमेशा ठीक ठीक नहीं समझ सकोगी। कमला ने दिया के उजाले में
उस चेहरे को जी भर कर देखा। एक बार मन में आया, उस चेहरे के भीतर राख से दबी काफी आग है, मोम से ढका बहुत सा मधु है। क्षण भर के लिए वो अपने को भूल गई। वो पूर्ण आवेग के साथ कह उठी, मुझे इतने दिन तक पहचानने क्यों नहीं दिया? क्यों तुम अपने को छिपाए रखकर इतने दिनों तक मुझे इतना सताते रहे? मारे आनंद के कमलापति के गले से लिपट गई। काशीनाथ की आंखों से उस दिन आंसू गिरने लगे। दूसरे दिन प्रिय बाबू ने काशीनाथ को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा मेरा अब क्या ठीक है, कब चल बसूं? मेरे कोई लड़का बाला नहीं है। जो कुछ जमीन जायदाद छोड़ जाऊंगा सब तुम्हारी ही है। कितने दिन जीऊं? मेरे सामने ही तुम सब समझ बूझ लो, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। लोग सब ठग लेंगे। काशीनाथ ने सिर झुकाए हुए कहा, आज्ञा कीजिए। बाबू ने कहा, आज्ञा और क्या करूंगा? कल से रोज सवेरे एक बार अपनी कचहरी में जाकर बैठा करो। जो आज्ञा, कहकर काशीनाथ चला गया। प्रिय बाबू ने लड़की को बुलाकर कहा, बेटी बूढ़ा हो गया हूं, अब काम काज संभालते नहीं बनता, इसीलिए काशीनाथ को जमींदारी का सारा भार सौंप दिया है। आगे चलकर काम में किसी तरह की असुविधा न हो, इसलिए बीच बीच में समझाता बुझाता रहूंगा। कई दिन तक प्रिय बाबू स्वयं काशीनाथ के साथ कचहरी गए और जमींदारी के संबंध की बहुत सी बातें अच्छी तरह समझाते रहे। वो भी एक काम पाकर बहुत खुश हुआ। घर में भीतर ही भीतर जो आग सुलग रही थी, बहुत दिन बाद उसकी ज्वाला मानो धीरे धीरे कम होने लगी। काशीनाथ अब नियमित रूप से जमींदारी का कामकाज देखता है, कमला नियमित रूप से घर गृहस्थी संभालती है और प्रिय बाबू नियमित रूप से शैया पर पड़े रहते हैं। इस तरह बड़े मजे से संसार चल रहा था। पर कुछ ही दिनों बाद प्रिय बाबू के शरीर की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन उन्होंने कमला को बुलाकर कहा, मैंने वसीयतनामा लिखवाया है। और तकिए के नीचे से एक कागज निकालकर वे उसे पढ़ने लगे। मैं अपनी स्थावर और संपूर्ण संपत्ति का आधा हिस्सा अपने दामाद काशीनाथ को और आधा हिस्सा अपनी पुत्री कमला देवी को दिए जाता हूं। क्यों बेटी, ठीक हुआ ना? कमला ने कुछ जवाब नहीं दिया। प्रिय बाबू विस्मित होकर बोले, क्यों बिटिया, क्या तुझे पसंद नहीं आया? ये वसीयतनामा उन्होंने खास तौर से कमला को प्रसन्न करने के लिए ही लिखा था। उनका ख्याल था कि संपत्ति का अधिकार काशीनाथ को देने से कमला बहुत खुश होगी। मगर कमला जो कुछ सोच रही थी उसे मुंह से कहने में उसको शर्म मालूम होने लगी। प्रिय बाबू ने फिर पूछा, कुछ कहना है क्या? कमला ने सिर हिलाकर कहा, हां। क्या बेटी? कमला ने जरा इधर उधर करके कहा, सब संपत्ति मेरे ही नाम लिख दो। सो क्यों बिटिया? कमला मुंह नीचा किए बैठी रही। प्रिय बाबू पुराने अनुभवी ठहरे, उन्होंने जमाना देखा सुना था। कमला के मन की बात उनसे छिपी न रही। वे एक एक करके सब बातें ज्यों ज्यों भीतर बैठकर बात की तह तक पहुंचकर समझने लगे, त्यों त्यों थोड़ी थोड़ी अवसन्नता उनके सारे शरीर में फैलने लगी। जिस तकिए का सहारा लेकर वे बैठे थे उसी पर सिर रखकर उन्होंने आंखें मींच ली और लेट गए। बहुत देर तक मौन रहकर बोले, तुम मेरी इकलौती संतान हो, मैं तुम्हारा जी दुखाना नहीं चाहता। सारी संपत्ति मैं तुम्हें ही दे जाऊंगा, मगर ये काम अच्छा ना होगा। मैं आशीर्वाद देता हूं तुम सुखी हो, पर इस बात का मुझे कम भरोसा है। अपनी लंबी जिंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा सुना है, खुद भी 3 बार ब्याह कर चुका हूं। ऐसा मन लेकर कोई भी स्त्री दुनिया में कभी सुखी नहीं हो सकती। कुछ देर चुप रहकर फिर बोले, देखने सुनने में अच्छा रहेगा, तुम भी खुश होगी, ये सोचकर मैं दोनों के ही नाम आधा आधा लिखे जाता था। जानता था कि तुम और वो भिन्न नहीं हो। अच्छा ये तो बता बेटी, किस लिए तू उसे देने से रोक रही है? कमला ने रोने से स्वर में कहा, संपत्ति मिल जाने से फिर कोई मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। और संपत्ति ना मिलने पर? मेरे हाथ में रहेंगे। प्रिय बाबू ने कहा, मैं काशीनाथ को पहचानता हूं, पर तुम नहीं पहचानती। वो ठीक अपने बाप के ऐसा है। अगर वो तुम्हें देख नहीं सकता तो संपत्ति पाने पर भी नहीं देख सकेगा और संपत्ति ना मिलने पर भी उसमें कोई फर्क नहीं आने का। और सुन बिटिया, क्या इस तरह पति को बस में रखा जा सकता है? जोर जबरदस्ती से जंगल के शेर को बस में लाया जा सकता है, मगर जबरदस्ती एक छोटा सा फूल भी विकसित नहीं किया जा सकता।
कुछ देर चुप रहकर वे फिर कहने लगे, भगवान से प्रार्थना है तुम सफल हो, पर यह अच्छा तरीका नहीं है। अगर वो खुद तुम्हें ना अपना सका तो तुम्हारे पास रह ही क्या जाएगा? जो रह जाएगा उसके लिए क्या आधी संपत्ति काफी नहीं है? और एक बात है, पति को शरीर, मन, आत्मा, पार्थिव अपार्थिव सब कुछ दिया जाता है, और जिसे अपना सर्वस्व दिया जाता है उसे क्या अपनी आधी संपत्ति नहीं दी जा सकती? कमला, ऐसा मत कर बिटिया। अगर कभी मालूम हो गया तो उसे बड़ा दुख होगा। कमला ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रिय बाबू ने अभी फिर कोई बात नहीं पूछी। दोनों करीब आध घंटे तक मौन बैठे रहे। अंधेरा होता आ रहा था। नौकरानी बत्ती जलाकर कमरे में रख गई। कमला भी आंखें पोंछकर अपने काम से चली गई। दूसरे दिन प्रिय बाबू ने वकील को बुलाकर कहा, मैं अपना वसीयतनामा बदलूंगा। वकील ने पूछा, क्या बदलवाना चाहते हैं? दामाद का नाम काटकर मैं अपनी सारी संपत्ति लड़की के नाम कर देना चाहता हूं। क्यों? इस प्रश्न की कोई जरूरत नहीं। जैसा कहता हूं वैसा लिख दीजिए। प्रिय बाबू के मरने के बाद श्राद्ध कर्म संपन्न होने पर वसीयत देखकर काशीनाथ रंच मात्र भी दुखित या विस्मित नहीं हुआ। संसार में जो नित्य प्रति होता रहता है और जो होना चाहिए वही हुआ, इसमें दुखित और चकित होने की कौन सी बात है? फिर भी दीवान साहब ने काशीनाथ से एकांत में कहा, कुंवर जी, बाबू साहब ऐसी वसीयत कर जाएंगे, ये तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। पहले उन्होंने एक वसीयत लिखी थी, उसमें तो आपको और लड़की को दोनों को बराबर बराबर दिया था। उसे क्यों बदल डाला, किसकी सलाह से उनकी तबीयत बदल गई, कुछ समझ में नहीं आता। काशीनाथ ने जरा मुस्कुराते हुए कहा, समझने की जरूरत ही क्या है? जिसकी संपत्ति थी उसे मिली, उसमें क्या तो मेरा और क्या आपका? दीवान जी कुछ अप्रतिभ से होकर बोले, तो भी की तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो इस संपत्ति पर मेरा अधिकार ही क्या है? बल्कि आश्चर्य तो तब होता जब मुझे वे आधी दे जाते, और फिर मुझे आधी दे जाना और उसे पूरी दे जाना दोनों एक ही बात है। फर्क कहाँ है? दीवान साहब अब और भी अप्रतिभ हुए। सूखे मुंह से बोले, नहीं नहीं, फर्क कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ बाबू साहब की बात कह रहा था। उनका अभिप्राय मैं खूब जानता था, इसी से मैंने ये बात कही। उन्होंने तो अपना कर्तव्य ही किया। सोचिए तो जरा, स्त्री के लिए तो पति के सिवा और कोई गति ही नहीं, मगर पति के लिए तो और भी गति हो सकती है। मैं गरीब ठहरा, एक साथ इतनी संपत्ति पा जाने का नतीजा बुरा भी हो सकता था। शायद इसी आशंका से उन्होंने वसीयत बदलवा दी होगी। वृद्ध दीवान काशीनाथ को हमेशा से निरा पंडित मूर्ख ही समझते आए थे। उसके मुंह से आज ऐसी बुद्धिमानी की बात सुनकर धन्यवाद दिए बगैर उनकी तबीयत नहीं मानी। इस तरह बुजुर्ग दीवान उत्तरोत्तर काशीनाथ की विज्ञता का परिचय पाने लगे, और उधर कमला उत्तरोत्तर उतना ही अधिक अज्ञता का परिचय पाने लगी। दिन में 100 बार वो अपने से पूछा करती, ये हैं कैसे आदमी? और विफल प्रश्न 100 ही बार मुंह लटकाए लौट आता और कहता, समझ में नहीं आता। हजारों उद्योग और हजारों कोशिशें करने पर भी कमला किसी भी तरह ये तय न कर पाई कि ये 2 हाथ पैरों वाला आदमी आखिर है किस चीज का बना। उसने अपना मन अपने शरीर के भीतर रख छोड़ा है या उसे और कहीं धरोहर रख दिया है। इतना तो वो देखती ही है कि दुनिया जैसा करती है उसके पति भी वैसा ही करते हैं। खाते हैं, सोते हैं, जमींदारी का काम देखते हैं, घर की देखभाल सभी कुछ करते हैं, सब विषयों में दिलचस्पी लेते हैं और साथ ही सभी विषयों में उदासीन भी है। इस बात को वो आज तक न समझ पाई कि आखिर उसके पति को क्या अच्छा लगता है, किस चीज से उन्हें ज्यादा प्रेम है। कमला जब कभी बीमार पड़ती है तो काशीनाथ रात रात भर उसके पास बैठा बैठा कोरी आंखों सबेरा कर देता है। उसके चेहरे पर इतना विषाद, हृदय में इतना स्नेह और इतना प्रेम बढ़ जाता है मानो वो फूट कर बाहर निकला आता हो। और फिर जहां बीमारी गई, जहां वो जरा चलने फिरने लगी कि फिर तो सामने भी पड़ जाती है, तो वो आंख उठाकर नहीं देखता, अपनी धुन में अपने काम से चला जाता है। कमला ने रूठ कर 2-2 दिन तक बोलना बंद करके देखा, कोई नतीजा नहीं। काशीनाथ पास आया और फिर लौट गया, न मनाया, न रोया और न बात की। फिर कमला बोलने लगी तो वो भी पहले किसी मुस्कुराहट और प्रसन्नता के साथ बोलने लगा। न कभी किसी दिन यही पूछा कि क्यों 2 दिन तक बोली नहीं, क्यों नाराज थी।
कमला ने कुछ दिन बाद अपने मन ही मन परामर्श करके ऐसा रुख अख्तियार कर लिया कि जैसे वो अपने उदासीन पति को जताना चाहती है कि तुम मेरी परवाह नहीं करते तो मैं भी परवाह नहीं करना जानती हूं, और इतना तुम्हें प्यार भी नहीं करती कि तुम पैरों से कुचलते रहो और मैं तुम्हारे चरणों से लिपटी फिरूं। पति से भेंट होते ही कमला मुंह फेर कर गंभीरता के साथ अपने काम से चली जाती है, मानो वो दिखाना चाहती है कि तुम पर मेहरबानी करके तुम्हें अपना पति बनाया है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तुम्हारे ही पैरों पर मेरे प्राण पड़े हैं, और इसीलिए भेंट होते ही मैं तुमसे मीठी मुस्कुराहट के साथ प्यार की बातें करूंगी। मेरे काम के समय सामने आ पड़ोगे तो मैं भी नहीं देखूंगी। कमला जब किसी नौकर या नौकरानी को फटकारने लगती और इत्तेफाक से उस वक्त काशीनाथ के मुंह से कोई बात निकल जाती तो उस बात को कमला सुनी अनसुनी कर देती और उसी पहले किसी रफ्तार में फटकारती चली जाती, मानो वो कहती कि मेरे नौकर हैं, मेरी नौकरानियां हैं, मेरा मकान है, मेरी जो तबीयत होगी वो कहूंगी, तुम बीच में बिना पूछे मध्यस्थ बनने वाले कौन। मगर इससे क्या तृप्ति हो सकती है? इस तरह क्या वासना की पूर्ति हो सकती है? हाँ, तृप्ति हो सकती अगर काशीनाथ को तिल भर भी डिगा सकती। कोई कुछ भी करता रहे, वो अपने प्रशांत गंभीर चेहरे से साफ साफ समझा देता है कि मैं अपने आप में निश्चल हूं, सुमेरु की चोटी की तरह। उसे तिलमात्र भी विचलित करने की शक्ति तुम में नहीं है। जितना चाहो आंधी में तूफान उठाओ और जितना चाहो पेड़ पौधों को तहस नहस करती रहो, मुझे तुम टस से मस नहीं कर सकती। अच्छा, कमला क्या प्रेम नहीं करती? करती है, पर वो प्रेम अनंत अथाह नहीं है, मानो वो लकीर खींचकर कहना चाहती है तुम इसके बाहर मत जाओ, जाओगे तो मुझसे सहा नहीं जाएगा। संभव है तब भी मैं प्रेम करूंगी, पर तुम्हारे सम्मान की रक्षा नहीं करूंगी। एक दिन बुढ़िया नौकरानी के सामने उसने अपने मन का दुखड़ा रोया। बाबूजी मुझे एक जानवर के हाथ सौंप गए हैं। सो कैसे बेटी? मुझसे पूछ रही हो कैसे? तुम सबों ने मिलकर हाथ पैर बांध के कुएं में क्यों नहीं डाल दिया? ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए बेटी। क्यों नहीं कहनी चाहिए? तुम लोग जिस काम को कर सकी उसे मैं एक बार मुंह से भी नहीं कह सकती। नहीं नहीं, सो बात नहीं, वे तो बड़े अच्छे आदमी हैं, पर हां, जरा कुछ पागलपन का छींटा जरूर पड़ गया है। बाप में भी थोड़ा थोड़ा था, इसी से कुंवर जी में भी। तू चुप रह, पागल की बात मुंह से मत निकाल। बाप के पागल होने पर बेटा भी पागल नहीं हो जाता। पागल बिल्कुल नहीं है, मुझे जानबूझकर सताते हैं। पति पागल हैं ये स्वीकार करते हुए कमला के हृदय में चोट लगी। आज 3 दिन हो गए, काशीनाथ का पता नहीं है। 2 दिन तो कमला ने जानबूझकर खबर सुध नहीं ली, पर तीसरे दिन उसने घबराकर बाहर दरबान से कहला भेजा, बाबू 2 दिन से घर नहीं आए, तुम लोगों ने भी कोई खबर नहीं ली, तो फिर तुम सब हो किस लिए? दरबान सोचने लगा, वाह ये भी खूब है, कौन कहाँ गया आया इसकी खबर हम कैसे रख सकते हैं। बाद में खजांची से मालूम हुआ कि कुंवर जी 3,000 रुपये लेकर कहीं बाहर चले गए हैं। कहाँ गए हैं और कब लौटेंगे सो किसी से नहीं कह गए। कमला कुछ देर तक तो माथे पर हाथ रखे बैठी रही, फिर अपने पिता के वकील साहब को बुलाकर बोली, मेरी जमींदारी वगैरह का काम संभाल सके ऐसे किसी योग्य आदमी को 1 हफ्ते के अंदर बहाल कीजिए। जितनी भी तनख्वाह लगे मैं दूंगी। काशीनाथ कलकत्ते पहुंचा और दिन भर वर्षा में भीगकर घुटुअन पानी और कीचड़ पार करता हुआ शाम तक किसी कदर एक छोटी सी पतली गली के भीतर एक मामूली 1 मंजिले मकान में दाखिल हुआ। उसके हाथों में 2 शीशी दवा, 1 डिब्बा बिस्कुट और चद्दर में बेदाना आदि कुछ फल बंधे हुए थे। इस मकान के एक कमरे में खाट पर एक रोगी पड़ा था और सिराहने के पास बैठी हुई एक स्त्री उसके माथे पर हाथ फेर रही थी। काशीनाथ के घुसते ही उसने कहा, काशी भैया, इतनी बरसात में भीगते हुए क्यों चले आए? कहीं खड़े क्यों नहीं हो गए? सो कैसे होता बहन, पानी में भीगने से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना शायद खड़े होने से हो सकता था। बिंदु ने सोच समझ कर देखा, काशी भैया की बात झूठी नहीं है, इसी से वो चुप रह गई। पिछले कई वर्षों से बिंदु जो दुख भोगती रही है उसे सिर्फ वही जानती है। हम लोगों ने उसे उसके मायके में ही देखा था, फिर नहीं देखा। अब जरा उसके बारे में भी कुछ कह देना चाहिए। जिस दिन वो जमींदार की लड़की को देखने जाने की सारी तैयारियां करके भी नहीं जा पाई, उसके दूसरे ही दिन सहसा अपने ससुर गोपाल बाबू की कठिन बीमारी का समाचार पाकर
उसे ससुराल चला आना पड़ा। उसने आकर देखा कि उसके ससुर सचमुच ही बहुत ज्यादा बीमार हैं। सबने मिलकर यथाशक्ति इलाज कराया, पर गोपाल बाबू को किसी भी तरह बचाया नहीं जा सका। बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर गोपाल बाबू ने कहा, छोटी बहू को जरा मेरे पास बुला लाओ, उसे एक बार देखूंगा। छोटी बहू हमारी बिंदुवासिनी ही है। मरने के 2-1 दिन पहले गोपाल बाबू ने बिंदु से कहा, बेटी ये लो चाबी, उस बॉक्स में जो कुछ है सब तुम्हें देता हूं। बिंदु ने हाथ पसार कर उसे ले लिया। दूसरी बहुओं ने समझा बुढ़ऊ मरते वक्त सब कुछ बहू को ही दे गए हैं। एक बात और है, गोपाल बाबू ने बीमारी की हालत में ही एक दिन अपने चारों लड़कों को पास बुलाकर कहा था, देखो सुनो, तुम लोगों में भाई भाई में जरा भी मेल नहीं है, और तुम्हारी माँ भी जिंदा नहीं है। इसलिए मेरे मरने के बाद तुम लोग एक गृहस्थी में मत रहना। झूठ मूठ झगड़ा फसाद करने के पहले अभी जो कुछ मेल मुरव्वत बाकी है उसी को लेकर अलग हो जाना। जो कुछ मैं छोड़े जा रहा हूं उसके सिवाय और थोड़ा थोड़ा कमाते रहने से आसानी से तुम लोगों का निर्वाह हो जाएगा। पिता के मरने के बाद चारों भाई न्यारे हो गए। बिंदु ने एक दिन वो बॉक्स खोला तो उसमें एक रामायण और एक महाभारत के सिवा और कुछ नहीं निकला। आशा से निराश होने पर भी बिंदु ने स्वर्गीय ससुर का दान सिर माथे चढ़ा लिया। उसने अस्फुट स्वर में कहा कि ये उनका स्नेह का दान है, यही हमारे लिए रतन है। बिंदु के कुछ दिन तो आराम से बीते। उसके बाद विपत्तियों का सूत्रपात हुआ। उसके पति योगेश बाबू बीमार पड़ गए। उसने अपने शरीर की परवाह न करके जी जान से पति की सेवा शुश्रूषा की। जमीन रेहन रखकर इलाज कराया, पर किसी भी तरह उन्हें आराम न हुआ। गांव के कुछ पड़ोसियों ने सलाह दी कि कलकत्ते ले जाकर इलाज कराना चाहिए। तब बिंदु जो कुछ भी गहना गुड़िया उसके पास था सब बेचकर पति को कलकत्ते ले आई। यहां भी बहुत तरह का इलाज कराया और उसमें जो थोड़ी सी जमीन बाकी बची थी क्रमशः सब रेहन पड़ गई, मगर रोग जरा भी इधर से उधर नहीं हुआ। रुपयों के अभाव में अब अच्छी तरह इलाज कराने का रास्ता भी रुक गया। बिंदु ने अपने बड़े जेठ को सब हाल लिख भेजा, पर कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। फिर उसने उनसे छोटे दोनों जेठों को लिखा, पर उन्होंने भी अपने बड़े भाई का आदर्श सामने रखकर मौन साध लिया। बिंदु समझ गई कि अब या तो उपास करने पड़ेंगे और या जहर खाकर मरना पड़ेगा। स्त्री का चेहरा देखकर ही योगेश बाबू समझ जाया करते थे। एक दिन बिंदु को उन्होंने अपने पास बिठाकर बड़े स्नेह से हाथ पकड़कर कहा, बिंदु मुझे गांव ले चलो, मरना ही है तो वहीं मरेंगे। यहां मरने पर तो उठाने वाला भी कोई न मिलेगा। अब बिंदु ने देखा कि मरना ही निश्चित है, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। पति को गांव ले जाने का भी कोई उपाय नहीं, मगर पति को ऐसी हालत में छोड़कर वो मर भी कैसे सकती, और अगर मरना ही है तो फिर लज्जा शर्म करके ही क्या होगा। बहुत सोच विचार और ऊहापोह के बाद लज्जा शर्म को धता बताकर उसने काशीनाथ को चिट्ठी दी और उसमें सब हाल लिख दिया। बाद की घटना आप लोगों को मालूम ही है। आते वक्त काशीनाथ काफी रुपया साथ लाया था। उस रुपये से उसने शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से राय ली और सभी ने ये राय दी कि आब हवा बदले बिना आराम नहीं पड़ सकता। काशीनाथ सबको लेकर वैद्यनाथ पहुंचा। वहां 2 महीने रहकर देखा तो सबकी समझ में आ गया कि इस बार तो योगेश बाबू बच गए। फिर भी वहां से लौटने में अभी देरी थी, इसलिए उन्हें वहीं छोड़कर काशीनाथ घर लौट आया। सवेरे ही कमला से भेंट होने पर उसने पूछा, कब आए? रात को। कमला अपने काम से चली गई। काशीनाथ बाहर निकलकर कचहरी में पहुंचा। बहुत दिन बाद अचानक बाबू को देखकर सब कर्मचारी एक साथ उठ खड़े हुए। सिर्फ एक साहबी पोशाकधारी युवक अपने काम में लगा हुआ कुर्सी पर ही बैठा रहा। एक आगंतुक को देखकर उसके कर्मचारियों ने जो सम्मान दिया, नए बाबू को शायद वो दिखाई नहीं दिया। काशीनाथ अपने हाथ से एक आराम कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गए। ये जो नया मैनेजर बनकर आया है उसका नाम है विजय किशोर दास। कलकत्ते में बीए पास किया है और बहुत ही कार्यदक्ष आदमी है। इसीलिए वकील विनोद बाबू ने उसे मैनेजर के पद पर नियुक्त किया है। मैनेजर ने बहुत देर बाद काशीनाथ की तरफ देखकर कहा, आप किसी काम से आए हैं? नहीं, काम कुछ नहीं,
सिर्फ कामकाज देखने आया हूं। अब दीवान साहब ने उठकर कहा, आप हमारे जमाई साहब हैं। विजय बाबू ने उठकर उनसे प्रीत संभाषण किया। इतने में एक नौकर ने आकर विजय बाबू से कहा, भीतर आपको मालकिन बुला रही हैं। विजय बाबू के चले जाने पर काशीनाथ ने दीवान साहब से पूछा, ये कौन है? नए मैनेजर। किसने रखा है? बिटिया ने। क्यों? शायद कामकाज ठीक नहीं हो रहा था इसलिए। अभी कहाँ गए? भीतर कोठी में। काशीनाथ आगे और कुछ न पूछकर भीतर चला गया। देखा कि एक कमरे में पर्दे के सामने विजय बाबू खड़े हैं और उसके पीछे कोई मृदु स्वर में बात कर रहा है। किसकी बात हो रही है ये काशीनाथ समझ गया, परंतु बिना कुछ कहे सुने और बिना उधर देखे ही वो अपनी धुन में चला गया। दोपहर को कमला के साथ फिर उसकी मुलाकात हुई। कमला ने गंभीरता के साथ पूछा, तबीयत तो ठीक है? काशीनाथ ने उसी तरह गर्दन हिलाकर जवाब दिया, हाँ ठीक है। कमला और कुछ न कहकर चली गई। खड़े होकर बातचीत और गपशप करने की अब उसे फुर्सत नहीं है। हजारों काम पड़े हैं, खासकर जमींदारी का भार अपने ऊपर ले लेने से अब उसे दम लेने की फुर्सत नहीं है। एक दिन सवेरे काशीनाथ ने मैनेजर साहब को बुलवाया। नौकर के मार्फत मैनेजर ने जवाब दिया, अभी फुर्सत नहीं है, फुर्सत मिलते ही आऊंगा। तब काशीनाथ ने स्वयं ही कचहरी जाकर और विजय बाबू को अलग बुलाकर कहा, आपको फुर्सत नहीं थी इसलिए मैं ही चला आया। आज मुझे 500 रुपये चाहिए, फुर्सत मिलते ही ऊपर भिजवा दीजिएगा। किस लिए चाहिए? ये जानने की आपको जरूरत नहीं। माना कि नहीं है, मगर मालिक की आज्ञा के बिना मैं कैसे दे सकता हूं? काशीनाथ समझ गया कि बात कुछ और ही हो गई है। बोला, मेरा कहना ही शायद काफी होगा, दूसरी आज्ञा की भी जरूरत है क्या? विजय बाबू ने दृढ़ता के साथ कहा, हाँ है, जिस तिसको रुपया देने की मनाही है। काशीनाथ ने कमला से भेंट करके कहा, तुम अपने नए आदमी को अलग कर दो। किसे? जो तुम्हारा नया मैनेजर बनकर आया है। क्यों, उसने क्या कसूर किया है? मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। क्या किया है? मैंने बुलाया था तो खुद न आकर नौकर से कहला भेजा, मुझे फुर्सत नहीं, जब होगी तब आऊंगा। कमला ने हंसते हुए कहा, हो सकता है कि फुर्सत न हो, फुर्सत बिना मिलने कैसे आता? काशीनाथ ने स्त्री के मुंह की तरफ देखते हुए कहा, मान लिया कि फुर्सत नहीं थी इसलिए नहीं आ सका, किंतु जब मैंने खुद जाकर रुपए मांगे तो कहता है कि मालिक की आज्ञा बिना नहीं दे सकता। कमला ने और भी मुस्कुराहट के साथ कहा, कितने रुपए मांगे थे? 500। नहीं दिए? नहीं। तुमने क्या मुझे रुपए देने की मनाही कराई है? हाँ, इस तरह रुपए उड़ा देना मैं पसंद नहीं करती। काशीनाथ को पत्थर का काशीनाथ होने पर भी मार्मिक दुख हुआ। ऐसा व्यवहार या ऐसी बातें उसने पहले कभी नहीं सुनी। अत्यंत क्षुब्ध होकर उसने कहा, मुझे देना क्या, उड़ा देना है? किसी तरह भी हो, नष्ट करने का नाम ही उड़ा देना है। जरूरत से खर्च करने का नाम नष्ट करना नहीं है। कौन सी जरूरत है? किसी को देना है। देना तो है, पर पाओगे कहाँ? स्वयं तुम्हारे पास हो तो दे दो जाकर, मैं मना नहीं करूंगी। काशीनाथ चुप हो गया। ये शब्द उसके कानों में अग्निशलाका की तरह घुसे। बाहर आकर उसने अपनी घड़ी और अंगूठी आदि बेचकर 500 रुपये वैद्यनाथ को रवाना कर दिए और चिट्ठी के नीचे लिख दिया, अब मत मांगना बहन, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। उस दिन से काशीनाथ फिर भीतर नहीं गया। कमला ने भी कोई पूछताछ नहीं की। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन नौकर ने आकर कहा, आपसे एक ब्राह्मण मिलना चाहता है। दूसरे ही क्षण काशीनाथ ने आश्चर्य के साथ देखा, एक वृद्ध ब्राह्मण हाथ में जनेऊ थामे पास आकर खड़ा है। बोला, आप महान व्यक्ति है, ब्राह्मण का सर्वस्व मत छीनिए। काशीनाथ ने डरते हुए कहा, क्या हुआ है? ब्राह्मण ने कहा, आपको परमात्मा ने बहुत दिया है, पर मेरे पास उतनी सी जमीन के सिवा और कुछ नहीं है, उसे आप मत छुड़ाइए। ये कहते कहते ब्राह्मण रोने लगा। काशीनाथ ने व्यस्त होकर ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा, पूरी बात साफ साफ कहो। ब्राह्मण ने रोते रोते कहा, आप धर्मात्मा आदमी हैं, शपथ करके कहिए तो सही कि क्षेत्रपाल वाली जमीन मेरी नहीं है। कौन कहता है कि आपकी नहीं है? तो फिर विजय बाबू ने, आपके नए मैनेजर ने,
मेरे नाम दावा क्यों दायर किया है? दावा किया है? मुझे मालूम नहीं। समंस दिखाकर ब्राह्मण कहने लगा, जब मुकदमा किया गया है तो मैं भी मुकदमा लड़ूंगा और आपको गवाह बनाऊंगा। मैं गरीब हूं, आपके साथ लड़ना मेरे लिए शोभा नहीं देता। फिर भी भिखारी होने से अपनी संपत्ति बिना उज्र किए नहीं छोड़ूंगा। ब्राह्मण को क्रुद्ध होकर चले जाते देख काशीनाथ ने हाथ पकड़कर बिठा लिया और कहा, जिससे आपका भला हो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा, फिर आपकी जो इच्छा कीजिएगा। काशीनाथ ने ब्राह्मण को विदा करके विजय बाबू को पुकार कर कहा, वो जमीन अपनी तो नहीं है, फिर ब्राह्मण को व्यर्थ ही क्यों सताया जा रहा है? मालिक का हुक्म है। काशीनाथ ने क्रोधित होकर कहा, मालिक ने क्या दूसरे की चीज छीन लेना सिखाया है? वो हम लोगों की चीज है। नहीं, हमारी नहीं है। विजय बाबू कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, मैं तो केवल नौकर हूं, जैसी आज्ञा हुई है वैसा ही किया है और करूंगा। ये बात कमला से कहने में काशीनाथ को शर्म मालूम होती थी, फिर भी उसने कहा, वो जमीन तुम्हारी नहीं है, ब्राह्मण का ब्रह्म स्व मत छीनो। छीन रही हूं, ये किसने कहा? किसी ने भी कहा हो वो जमीन तुम्हारी नहीं है। विजय बाबू को मना कर दो कि वे झूठा मुकदमा न चलावें। कमला ने नाखुश होकर कहा, विजय बाबू काम के आदमी हैं, वे अपने काम को समझते हैं, तुम्हें उनके काम में दखल देने की जरूरत नहीं। कई दिन बाद मुकदमे की पेशी हुई। गवाह के कटघरे में खड़े होकर काशीनाथ ने कहा, मैं अपने ससुर स्वर्गीय प्रियनाथ बाबू के समय से जमींदारी की देखभाल करता आ रहा हूं और उनके बाद भी मैंने स्वयं बहुत दिनों तक काम संभाला है। मुझे मालूम है कि वो जमीन कमला देवी की नहीं है। विजय बाबू मुकदमा हार कर सूखा समूह लेकर घर लौट आए। प्रतिवादी भी दोनों हाथ उठाकर काशीनाथ को आशीर्वाद देकर अपने घर गया। पर्दे के सामने खड़े होकर विजय बाबू ने मुकदमे की विशद व्याख्या करके अंत में अपनी टीका टिप्पणी और राय जाहिर करते हुए कहा, सिर्फ कुंवर साहब की वजह से ही हम लोग मुकदमा हार गए। इस पर पर्दे के भीतर 1 गुना कमल 10 गुना होकर फूलने लगा। बहुत देर बाद भीतर से कमला ने कहा, आप भीतर आइए, बहुत सी बातें करनी हैं। विजय बाबू ने भीतर प्रवेश किया। दोनों में बहुत देर तक धीरे धीरे बातें होती रहीं। इसके बाद विजय बाबू बाहर चले आए। आज बहुत दिनों बाद काशीनाथ के भोजन करते समय कमला आ बैठी। अब उसकी पहले जैसी उग्र मूर्ति नहीं थी, बल्कि पूर्ण शांत और स्तब्ध थी। कुछ देर बाद कमला ने कहा, घर के भेदी विभीषण के कारण सोने की लंका पूरी भस्म हो गई थी, जानते हो? खाते खाते काशीनाथ ने उत्तर दिया, जानता हूं। कमला ने कहा, जानोगे क्यों नहीं? वो भी तो दूसरे के ही अन्न से आदमी हुआ था। काशीनाथ ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। कमला ने कुछ देर चुप रहकर फिर कहा, इसी से सोचती हूं कि जो हमेशा से दूसरों की रोटियां खाकर इतना बड़ा हुआ है, अब भी जिसके लिए दूसरे की रोटियां खाए बिना लंघन करने की नौबत आ सकती है, उसे सच बात करने की हबिस क्यों और इतना अहंकार किस बिरते पर? काशीनाथ चुपचाप एक के बाद एक कौर उठाकर मुंह में देने लगे। कसाई भी जिसका खाता है उसकी गर्दन पर छुरी चलाने में हिचकता है। कमला, जो अपनी स्त्री के अन्न से जिंदगी बसर करता है, उसको इतना तेज शोभा नहीं देता। दिन पर दिन तुम्हारा जैसा व्यवहार होता चला जा रहा है, उसे देखते हुए यदि आंखों का लिहाज न होता तो। काशीनाथ ने हंसते हुए कहा, घर से निकाल बाहर कर देती। हां, कर ही देती। आधी खाई हुई थाली अलग हटाकर काशीनाथ ने कमला की तरफ एकटक देखते हुए कहा, कमला, मैं पहले कभी तुम पर गुस्सा नहीं हुआ, कभी तुमसे मैंने कोई कड़ी बात नहीं कही, मगर तुमने आज जो बात कही है, इससे पहले ऐसी बात शायद किसी ने भी मुझसे नहीं कही। आज से मैं अब तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगा, देखो इससे अगर तुम सुखी हो सको। इतना कहकर काशीनाथ उठकर खड़ा हो गया। कमला भी गर्व के साथ खड़ी हो गई और बोली, अगर सत्यवादी हो, अगर आदमी हो, तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना। जरूर करूंगा, पर तुमने जो बात कही वो तुम्हारी ही चिरशत्रु होकर रहेगी। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, पर जगदीश्वर क्या तुम्हें क्षमा करेंगे? कमला और भी जल उठी, तुम्हारे शाप से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ऐसा ही हो, भगवान जानते हैं मैंने तुम्हें शाप नहीं दिया, बल्कि आशीर्वाद देता हूं कि धर्म में मति रखती हुई सुखी रहो। बाहर आकर काशीनाथ ने व्याकरण, साहित्य, दर्शन, स्मृति सबको एक एक करके फाड़कर फेंक दिया। नौकरों को बुलाकर अपना जो कुछ था सब बांट दिया। उसके बाद रात को कमला के कमरे के दरवाजे पर आघात करके पुकारा, कमला,
कमला जग रही थी, मगर उसने जवाब नहीं दिया। किवाड़ खुले हुए थे। काशीनाथ ने उन्हें ठेलकर भीतर प्रवेश किया। देखा कि कमला आंखें मींचे पलंग पर पड़ी है। पास बैठकर माथे पर हाथ फेरते हुए काशीनाथ ने फिर पुकारा, कमला। पर कोई जवाब नहीं। जाते समय तुम्हें आशीर्वाद दिए जाता हूं, कहकर काशीनाथ चुपचाप बाहर निकल गया। काशीनाथ के चले जाने पर कमला बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बैठे बैठे सवेरा होते देख वो फिर बिस्तर पर आकर लेट गई। जब नींद खुली, देखा कि काफी दिन चढ़ा आया है और घर भर में शोरगुल मचा हुआ है। पूरी जगने भी न पाई थी कि एक नौकरानी दौड़ी आई और चिल्लाकर बोली, गजब हो गया जीजी, कुंवर जी का किसी ने खून कर डाला। किसी पर भरी कड़ाही खौलता हुआ तेल डाल देने पर वो जिस तरह छटपटा उठता है, कमला ठीक उसी तरह छटपटाती हुई नीचे उतर आई और बोली, एकदम खून कर डाला? किसी ने जवाब दिया, हाँ एकदम। लगभग वस्त्रहीन दशा में ही कमला जब बाहर वाले कमरे में पहुंची तो देखा कि खून से लथपथ चेतनाहीन काशीनाथ एक सोफे पर पड़ा है। तमाम देह पर धूल और खून जम गया है। नाक, मुंह और आंखों से खून निकल निकल कर वहां का वहीं सूख गया है। कमला चिल्ला उठी और मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी। सारे गांव में बात फैल गई कि जमींदार के जमाई अंधेरी रात में अकेले कहीं जा रहे थे, रास्ते में किसी ने उनका खून कर डाला। 2 दिन बाद जब काशीनाथ को होश आया तो पुलिस के साहब ने पूछा, बाबू, किसने आपकी ये दशा की? काशीनाथ ने ऊपर की ओर इशारा करके कहा, उन्होंने। वृद्ध नायब साहब वहीं खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। साहब ने फिर पूछा, बाबू, उन लोगों को क्या आप पहचान नहीं सके? काशीनाथ ने अस्फुट स्वर में कहा, पहचानता हूं। साहब ने व्यग्र होकर पूछा, कौन थे वे लोग? काशीनाथ ने जरा मौन रहकर कहा, मैंने गलत कहा है, मैं उन्हें नहीं पहचानता। साहब ने और भी 2-4 बार पूछा मगर कोई नतीजा नहीं निकला। काशीनाथ ने दूसरी बात कही ही नहीं। दूसरे रोज नायब को बुलाकर कहा, वैद्यनाथ में मेरी बहन बिंदुवासिनी है, उसे एक बार देखना चाहता हूं, आप किसी को भेजकर बुला लीजिए। 3 दिन के बाद बिंदुवासिनी और योगेश बाबू आ पहुंचे। बिंदु जरा कड़े जी की स्त्री थी, कमला की तरह नहीं। इसी से ना तो वो चिल्लाई और न मूर्छित ही हुई। सिर्फ आंखों के आंसू पहुंचकर भर्राई हुई आवाज से बोली, काशी भैया, किसने ये दशा की? कैसे मालूम हो? किसी पर संदेह होता है? उस बात को मत पूछो बहन। बिंदु चुपचाप काशीनाथ के चेहरे की तरफ देखती रही। सभी जानते थे कि काशीनाथ इतनी भारी चोट को झेलकर बच नहीं सकेगा। मृत्यु भी क्रमशः नजदीक आने लगी। आज बहुत रात बीते ज्वर के प्रकोप में छटपटाता हुआ काशीनाथ चिल्ला उठा, बताओ कमला, ये काम तुमने तो नहीं किया? बिंदु ने भैया के मुंह के पास मुंह ले जाकर पूछा, ये क्या कह रहे हो भैया? काशीनाथ ने बिंदु को भ्रम से कमला समझकर उसके गले में बाहें डालकर करुण कंठ से फिर कहा, मैं मरकर भी सुखी नहीं हो सकता कमला, सिर्फ एक बार कह दो कि ये काम तुम्हारे द्वारा नहीं हुआ। होश में, बेहोशी में, तंद्रा से आच्छन्न अवस्था में कमला के 2-3 दिन बीत गए। उसके बारे में डॉक्टर को भीतर ही भीतर बड़ी आशंका थी। इसी से उनके कहे मुताबिक बहुत ही सावधानी से लोग उसे घेरे बैठे थे। आज लगातार 2 दिन की कोशिश और सेवा शुश्रूषा के बाद होश आया और उसे उठाकर बिठाया गया। अच्छी तरह आंखें खोलकर कमला ने देखा कि अब तक अपनी गोद में उसका सिर रखे जो सिरहाने बैठी है वो बिल्कुल अपरिचित है। पूछा, तुम कौन हो? अपरिचिता ने कहा, मैं बिंदु हूं, तुम्हारे पति की बहन। कमला बहुत देर तक चुपचाप उसके चेहरे की तरफ देखती रही। उसके बाद हाथ के इशारे से कमरे में बैठे हुए और सब लोगों को बाहर चले जाने की आज्ञा देकर धीरे से बोली, मैं कितनी देर से इस तरह बेहोश पड़ी हूं ननद जी। बिंदु ने कहा, परसों सवेरे बेहोश होकर गिर पड़ी थी भाभी, इस बीच में फिर तुम्हें होश नहीं आया। परसों? कमला चौंक कर रह गई। उसके बाद सिर झुकाए स्तब्ध होकर बैठी रही। बहुत देर तक उसके शरीर में किसी प्रकार की हरकत न पाकर बिंदु ने शक्ति चित्त से उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में लेते हुए पुकारा, भाभी। कमला ने मुंह नहीं उठाया मगर जवाब दिया। बोली, डरो मत ननद जी, अब मैं बेहोश नहीं होंगी। बिंदु समझ गई कि वो भीतर ही भीतर अपने को होश में रखने की चुपचाप भरपूर कोशिश कर रही है। इसी से बिंदु धीरज धरकर चुप बैठी रही। और भी कुछ देर इस तरह बैठे रहने के बाद कमला बात करने लगी। बोली,
तुम जो मुझे लेकर 2 दिन से यों ही बैठी हो ननद जी, सो ये तुम्हारी प्रवृत्ति मेरी सेवा करने की ओर कैसे हुई? मैं स्वयं तो कभी ऐसा नहीं कर सकती। बिंदु ने उसकी बातों को ठीक से समझा नहीं। कहा, क्यों, प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी भाभी? तुम तो कोई गैर नहीं हो, हम लोगों की जान पहचान नहीं थी। फिर भी भैया की तरह तुम भी तो मेरी अपनी हो, उनकी तरह तुम्हारी सेवा करना भी तो मेरा काम है। भाभी, तुम्हें तो मालूम नहीं, पर जब से आई हूं तब से मेरे 2 दिन किस तरह बीते हैं सो भगवान ही जानते हैं। एक बार भैया के कमरे में और एक बार तुम्हारे में। जब भैया के पास जाती हूं तो तुम्हारे लिए जी छटपटाता, और जब तुम्हारे पास आ जाती हूं तो भैया के लिए जी घबराता। आज शाम से उनकी तबीयत जरा कुछ अच्छी है, उन्हें आराम से सोते देख मैं तुम्हारे पास जरा स्थिर होकर बैठ सकी हूं। इस संकट से भैया बच जाएंगे, किसी को ऐसी उम्मीद थोड़ी ही थी भाभी। कमला पूछ उठी, बच गए हैं? बिंदु ने गर्दन हिलाकर कहा, हां, बचेंगे क्यों नहीं। डॉक्टर ने कहा है अब डरने की कोई बात नहीं, बुखार घट गया है। कमला का चेहरा अकस्मात चमक कर फिर मुर्दे की तरह विवर्ण हो गया। एक बार सिर से लेकर पैर तक उसका सारा शरीर कांप उठा और दूसरे ही क्षण बेहोश होकर वो बिंदु की गोद में लुढ़क पड़ी। बिंदु ने शोरगुल मचाकर किसी को भी नहीं बुलाया, बल्कि उसका सिर अपनी गोद में रखकर वो चुपचाप पंखे से बयार करने लगी। इस स्त्री में स्वाभाविक धैर्य कितना अधिक है, इसकी परीक्षा तो उसके पति की बीमारी में ही हो चुकी थी। मृत्यु उसके पति के सिरहाने आकर बैठ गई थी, फिर भी वो उसे विचलित नहीं कर सकी थी। बिंदु अब कमला के लिए भी क्यों विचलित होने लगी। कुछ देर बाद होश में आकर कमला ने आंखें खोली और देखा कि मैं कहाँ हूं। इसके बाद फिर बिंदु की गोद में औंधी पड़कर जी जान से अपनी छाती महसूस कर रोने लगी। वो क्रंदन इतना गाढ़ा था और इतना भारी था कि बिंदु की गोद में ही सूख कर जम जाने लगा। उसकी एक छोटी सी तरंग भी बाहर किसी के कान तक नहीं पहुंची। बाहर निर्जन रात्रि का अंधकार चुपचाप गाढ़तर होने लगा और भीतर सिर्फ इसी एक स्वल्पालोकित कमरे में इन 2 तरुणी रमणियों में से एक अपने विदीर्ण वक्षस्थल की संपूर्ण ज्वाला दूसरी की गंभीर शांत गोद में चुपचाप उड़ेलने लगी। क्रमशः शांत होकर कमला ने अपने पति के बारे में बहुत सी बातें पूछी, मगर उसने खुद जाकर उन्हें देखाने की इच्छा क्यों नहीं प्रकट की, ये बहुत कुछ सोच विचार करने पर भी बिंदु न समझ सकी। उसने एक बार ये भी सोचने की कोशिश की कि शायद बड़े आदमियों के यहाँ की ऐसी ही शिक्षा और संस्कार होंगे। सेवा शुश्रूषा का भार नौकर चाकरों के ऊपर छोड़कर बाहर से खबर लेते रहने का ही इनमें नियम होगा। सहसा कमला ने पूछा, अच्छा ननद जी, तुम्हारे भैया ने होश में आने पर मेरे विषय में एक बार भी कुछ नहीं पूछा? एक बार पूछा था, इतना कहकर बिंदु सहसा चुप हो गई। कमला ने इसे ताड़ लिया, किंतु कोई प्रश्न न करके वो सिर्फ उत्सुकता के साथ व्याकुल दृष्टि से बिंदु के मुंह की तरफ देखती रही। बिंदु कुछ देर तक चुप रहकर बोली, होश आने पर भैया ने मुझे तुम समझकर गले में बांह डालकर एक बार जोर से चिल्लाकर पूछा था, बताओ कमला, ये काम तुमने तो नहीं किया? मैं मरकर भी सुखी नहीं हो सकता कमला, सिर्फ एक बार कह दो कि ये काम तुम्हारे द्वारा नहीं हुआ। कमला ने सांस रोककर कहा, उसके बाद? बिंदु ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं भाभी, किस काम के लिए वे पूछ रहे थे। मैं जानती हूं ननद जी, वे क्या जानना चाहते हैं। ये कहकर कमला एकदम सीधी होकर बैठ गई। बिंदु ने कमला का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम उस कमरे में मत जाओ भाभी। क्यों क्यों नहीं जाऊं? डॉक्टर ने मना कर दिया है, तुम्हारे जाने से हानि हो सकती है। मेरी हानि मुझसे ज्यादा डॉक्टर नहीं समझ सकता ननद जी, मैं उन्हीं के पास जाती हूं। नींद चढ़ जाने पर अगर वे फिर जानना चाहें तो मुझे ही तो उसका जवाब देना होगा। ये कहकर कमला बिंदु का हाथ अपने हाथ में लेकर विनीत कंठ से बोली, जीवन भर मैं सिर सीधा रखकर नहीं चल सकूंगी ननद जी, मुझे दया करके एक बार उनके पास पहुंचा दो। इसके बाद मन ही मन कहने लगी, भगवान, हाथ की चूड़ियों को यदि तुमने अब तक बचाए रखा है तो अब झूठ सच का निर्णय करके फिर से उन्हें छीन मत लेना देव। दंड अभी खत्म कहाँ हुआ है, वो तो ज्यों का त्यों रखा हुआ है। सिर्फ इतना करो प्रभु, जिससे मैं तुम्हारा सारा का सारा कठोर दंड हंसती हुई सिर माथे ले सकूं। सिर्फ मेरा वो थोड़ा सा रास्ता मत बंद कर देना। पति के कमरे में घुसते ही कमला से स्थिर नहीं रहा गया। उसका 2 दिन का उपवास, क्षीण शरीर और उससे भी ज्यादा कमजोर मस्तिष्क चक्कर खाकर पति के पैरों पर गिर पड़ा। काशीनाथ जाग रहा था।
उसे मालूम हुआ कि कोई उसके पैरों के पास बिस्तर पर आ पड़ा है, मगर गर्दन उठाकर देखने की उसमें शक्ति नहीं थी। इससे उसने पड़े ही पड़े पूछा, कौन, बिंदु? बिंदु ने कहा, नहीं भैया, भाभी है। कमला, तुम यहां क्यों आई? बिंदु ने सिरहाने बैठकर मृदु स्वर से कहा, ये अपने को संभाल न सकी, चक्कर खाकर गिर पड़ी है भैया। काशीनाथ चुप रहा। बिंदु ने फिर कहा, मैंने आज रात आने को मना किया था। मैं निश्चय जानती थी कि 2 दिन के बाद तुरंत ही जिसको होश आया है वो किसी तरह इस कमरे में आकर अपने को संभाल न सकेगी। पति के दोनों पैरों के बीच अपना मुंह छिपाए कमला उसी तरह पड़ी थी। उसकी लगातार बहती हुई गर्म आंसुओं की धारा काशीनाथ स्वयं अपने ठंडे पैरों पर अनुभव कर रहा था। इसी से उसने धीरे धीरे कहा, हाँ बहन, यहां नहीं आना ही इसके लिए अच्छा था। कमला की तरफ देखते देखते बिंदु की आंखें भर आई थीं। आंसू पहुंचते पहुंचते उसने कहा, अच्छा तो था, पर वैसा अच्छा क्या कोई कर सकता है भैया? तुम अच्छे हो जाओ। पर बहू के ये 2 दिन किस तरह बीते हैं सो मैं जानती हूं, या भगवान जानते हैं। शायद वो खुद भी नहीं जानती। भगवान के नाम से काशीनाथ ने आंखें मींचकर अपनी बाहरी दृष्टि को मानो क्षण भर में भीतर की ओर फेर लिया, जहां विश्व के समस्त नर नारियों के अंतर्यामी चिरकाल से अधिष्ठित हैं, और मानो उनके श्री चरणों में इस प्रश्न को रखकर क्षण भर तक उत्तर की प्रतीक्षा की। उसके बाद आंखें खोलकर कहा, मेरे प्राणों की अब कोई आशंका नहीं है कमला, उठ बैठो। बिंदु ने कहा, भैया तुम जो बात मुझसे पूछ रहे थे, भौजी उसी का उत्तर देने तुम्हारे पास आई हैं। काशीनाथ के सफेद ओंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अब किसी को कोई जवाब न देना होगा बिंदु। इन 2 दिनों तक जो ये बेहोश पड़ी रही है उसी में मुझे पूरा जवाब मिल गया है। ये कहकर और बाएं हाथ पर भार रखकर वो उठ बैठा। फिर दाहिने हाथ से कमला का मुंह जोर से ऊपर उठाने की कोशिश करता हुआ बोला, कमला। कमला ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो उसी तरह जोरों के साथ पैरों में मुंह छिपाए पड़ी रही और उसी तरह उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। बिंदु ने व्यस्त होकर कहा, तुम मत उठो भैया, डॉक्टर कह गए हैं फिर अगर। काशीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर कुछ भी कहे बहन, मैं तुम लोगों से कहता हूं कि अब डरने की कोई बात नहीं है। इस संकट से तुम लोगों ने मुझे बचा लिया है। इसके बाद काशीनाथ कमला के बिखरे हुए रूखे बालों को अपने हाथ में लेकर और कुछ समय तक चुपचाप इधर उधर करते रहकर लेट गया। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी काशीनाथ, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।